अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे एग्जम्पशन अंडर जीएसटी के बारे में अपनी चर्चा, जो चैप्टर है आपका उसमें हम लोग देख रहे थे क्या एग्जम्पशन अंडर जीएसटी, जहां पर हम लोगों ने देखा था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराया देने वाले सरकार हो, सरकार अगर किराया देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी जो भी किराया देगा, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी जो भी किराया देगा, टैक्स तो लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी किसके हैंड में लगेगा? अगर मैं सरकार हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल या यूनियन टेरिटरी हूं और मैं रजिस्टर्ड पर्सन को देता हूं, तो उस सिचुएशन में किसको टैक्स लगेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आरसीएम लगेगा। लेकिन अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता हूं तब क्या लगेगा? सरकार को, यानी कि मेरे को खुद ही टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना था, ठीक है। उसके बाद इमूवेबल सेक्टर की बात जब आती है तो हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात, हम लोगों ने लीगल सेक्टर की बात की थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि ये आपका सर्विस देने वाला, रेंट पर जो है रेंटिंग, ये रेंट देने वाला है कौन? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी अगर हैं तो उस परिस्थिति में ये किनको दे रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, और ये टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देंगे सेक्शन 9 के 3 के हिसाब से। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि सरकार लोग ही आपका टैक्स देना पड़ेगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि एग्जम्पशन की, जब बात करते हैं बाकी लोगों के केस में तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन आपका सबके केस में एग्जम्पशन की बात हम लोग करते हैं तो एग्जम्पशन में हम लोगों ने जाना था कि जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को आप अगर किराए पर देते हो, जो कि रहने के इस्तेमाल करने के लिए, रेसिडेंशियल यूज करने के लिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को देते हो रेसिडेंस के लिए, तो उस परिस्थिति में आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस परिस्थिति में आपका एग्जेम्प्ट होगा किसी भी पर्सन के हैंड में, इंक्लूडिंग सरकार है तो उसके भी हैंड में। और अगर होटल, इन, गेस्ट हाउस या फिर कैंप साइट या फिर आपका किसी भी नाम से पुकारो, जो कि रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए देते हो, यानी कि किराए पर देते हो, तो उस सिचुएशन में 1000 और लेस और इक्विवेलेंट तक का एग्जम्पशन रहेगा, ठीक है। तो आपका मई 2020 में क्लियर किया कि अगर 1000 रुपये भी है ना तो भी एग्जम्प्टेड ही रहेगा। 1000 से ऊपर होगा तो ही टैक्स लगेगा, 1000 या उससे कम है तो फिर आपका पर डे का, जैसे मान लीजिए कि आप घूमने के लिए कहीं पे गए और वहां पर आपने क्या लिया, एक होटल रूम बुक कर लिया, उसका भाड़ा है केवल 900 रुपये, ठीक है। अब 900 रुपये भाड़ा है, क्योंकि 1000 रुपये से 1000 या उससे कम है तो फिर आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई माना जाता है और उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा उनको, ठीक है। फिर अगर आपने लोग सरकार से सरकार ने आपको किराए पर दिया, सरकार ने आपको किराए पर दिया, जैसे मान लीजिए कि जो हाईकोर्ट है उसके बहुत सारे क्वार्टर खाली हैं, ठीक है। अभी हाईकोर्ट का जो कॉलोनी है उसमें बहुत सारे क्वार्टर खाली हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है चलो सरकारी लोगों को तो हम दे रहे हैं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के पर्पज से दिया तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के पर्पज से दिया तब तो एवे ही एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब वो हाईकोर्ट कॉलोनी में दुकान खोलने के लिए दिया, तो अगर जो बंदा जिसको दुकान खोलने के दिया हो सकता है जीएसटी दे रहा होगा, यानी कि वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर है वो बंदा जिसको मिल रहा है किराया सरकारी से, यानी कि हाईकोर्ट से, ठीक है, मान लीजिए किसी स्टेट का हाईकोर्ट रख लो, पंजाब हाईकोर्ट से मिल रहा है किराया, तो अब सिचुएशन में यहां पर क्या बात होती है कि आपका क्या बोलते हैं, वो पैसा जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो दुकानदार अनरजिस्टर्ड है तो उस सिचुएशन में वो सरकार को खुद ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब जब जिसको सर्विस ले रहा है जो लोग, वो लोग रजिस्टर्ड बंदा है तब, ठीक है। एग्जम्पशन की जहां तक बात करते हैं तो रेसिडेंशियल यूज करने के लिए कोई भी देता है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो एग्जम्प्टेड है। होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट जो भी बोलो, 1000 रुपये या उससे कम है या इक्विवेलेंट है उसके तो एग्जम्प्ट है। फिर हम लोगों ने एक सेक्टर देखा था, इंटरटेनमेंट सेक्टर। एक सेक्टर हम लोगों ने देखा था, कौन सा? इंटरटेनमेंट सेक्टर। तो इंटरटेनमेंट सेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आर्टिस्ट के बारे में देखा था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आर्टिस्ट की चर्चा करते हैं। आर्टिस्ट, ये टेस्ट लिया आपने आप, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं आर्टिस्ट। अब जब ये आर्टिस्ट की बात आप लोग करते हो तो यहां पर क्या होता है कि आपका एग्जम्पशन होता है, किसको? आर्टिस्ट को एग्जम्पशन मिलता है अगर वो म्यूजिक, क्लासिक या फिर थिएटर का काम करते हैं तो, ठीक है। फोक आर्ट या फिर क्लासिकल, ठीक है, फोक या क्लासिकल आर्ट,
तो ये आपका फोक या फिर क्लासिकल आर्ट अगर होता है जिसमें आपका म्यूजिक, उसके बाद जो है थिएटर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उस परिस्थिति में 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन है ना, तो एग्जाम्प्ट है। अगर ये अदरवाइज एज ब्रांड एम्बेसडर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट लोग अगर अदरवाइज एज ब्रांड एम्बेसडर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन अगर है, 1.5 लाख से ऊपर किया तो टैक्स, अगर ब्रांड एम्बेसडर बोलकर किया तो टैक्स, ठीक है। आर्टिस्ट अगर ब्रांड एम्बेसडर बोल के किए तो टैक्स। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं कि 500 रुपये टिकट की बात अगर होती है, किस चीज की, सर्कस, तो अगर मान लीजिए कि 500 रुपये टिकट तक की बात होती है सर्कस के केस में, डांस के केस में, थिएटर के केस में, ठीक है, थिएटर के केस में, तो थिएटर के केस में पहली बात तो देखिए थी आर्टिस्ट के हाथ में एग्जेम्प्टेड होगा 1.5 लाख तक का। लेकिन यहां पर आर्टिस्ट तो परफॉर्म करेगा, लेकिन ये जो स्टेज वगैरह जो बना के देगा आर्टिस्ट के लिए, ठीक है, जो ये सर्विस ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, आर्टिस्ट कलाकार हो गया, वो तो परफॉर्मेंस अपना दिखाएगा, लेकिन जो आपका थिएटर बनाने वाला लोग है वो क्या करेगा, ड्रामा या बैलेट करवाता है, ठीक है, या फिर अवार्ड फंक्शन है, कंसर्ट है, पेजनेंट है, म्यूजिक है, स्पोर्टिंग इवेंट है, स्पोर्टिंग रिकॉग्नाइज्ड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड, फिर आपका प्लानिटोरियम है, तो ये सब सिचुएशन में यहां पर क्या बोला गया है कि आपका 500 रुपए तक का टिकट एग्जेम्प्टेड होगा, 500 रुपीज तक का एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, मोन्यूमेंट्स, तो ये जो मोन्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ये सब जगह को प्रिजर्व करने के लिए स्पेसिफाइड एक्ट के तहत इन लोगों को, इन सब चीजों को प्रिजर्व किया जाता है। अब यहां पर क्या करते हो कि कुछ ना कुछ एंट्री टिकट रख देते हो ताकि लोग यहां पर आएंगे और ये मोन्यूमेंट सब प्रिजर्व रहे। तो उस परिस्थिति में वहां पर क्या होगा, उस परिस्थिति में आपका कोई भी फीस का अमाउंट हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर म्यूजियम की बात होती है या नेशनल पार्क की बात होती है, नेशनल पार्क, तो अगर आपका म्यूजियम की बात हुई, म्यूजियम, तो ये जो म्यूजियम, नेशनल पार्क और आपका जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या टाइगर रिजर्व, ठीक है, या फिर जू, टाइगर रिजर्व, जू, जू, तो अब ये सब जो जगह है, समझे, तो इसमें क्या होता है ना कि एग्जेम्प्टेड हो जाएगा आपका, इन सब में जो है जाना, मतलब आपका इसमें जो पैसा देके जाते हो ना टिकट लेके, वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर 12AA वाले ट्रस्ट या एंटिटी, 12AA यानी कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 12AA जिसमें चैरिटेबल रिलीजियस होता है, अगर वो आर्ट, कल्चर या स्पोर्टिंग इवेंट का ट्रेनिंग, कोचिंग या फिर सर्विस देता है, आर्ट, कल्चर या स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, आर्ट, कल्चर, ट्रेनिंग, तो ये जो 12AA के ट्रस्ट जो होते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, 12AA के ट्रस्ट, तो उस सिचुएशन में एग्जेम्प्टेड होगा। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर की हम लोगों ने बहुत सारी कहानी अकॉर्डिंगली देखी। हम लोगों ने फिर बात कही थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, तो जिसमें आपने देखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो 8 प्रकार की जो चीजें ना, 8 काइंड की चीजें जो है ना, अगर जीटीए, रेल या फिर वेसल से, जीटीए, रेल या वेसल से 8 प्रकार की चीजें, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इनसे अगर 8 प्रकार की चीजें अगर हमने कैरी करवाया ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स हो गया, दूध, नमक, फूड ग्रेन्स हो गया, आटा, दाल और चावल हो गया, फ्लोर, पल्स, राइस, न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गया और डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया। तो अगर ये हम लोग जीटीए से, रेल से और वेसल से, तो यहां पर याद रखने वाली क्या बात है, आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रेन, वेसल, वेसल, समुद्री जहाज, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं आपका जीटीए, रेल और वेसल से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके बाद जो है आपका रिलीफ मटेरियल, मिल्क जो है, और उसके बाद जो है दूध हो गया, और नमक हो गया,
फूड ग्रेन हो गया, फ्लोर, पल्सेस और राइस, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर, मैगजीन और डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो ये 8 चीज़ें जो होती है ना, वो आपका जीटीए, रेल और वेसल से हमेशा एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज ट्रांसपोर्ट के बारे में। स्टेज ट्रांसपोर्ट के बारे में ये सारी बातें मैंने पहले ही जो है लिखा है, हो सकता है कि आप जो है आपने जो है नोट किया होगा। अब हम लोग जो बाई रोड की बात हम लोग कर रहे हैं, तो स्टेज कैरेज, तो ये जो स्टेज कैरेज आप देख रहे हो ना, स्टेज कैरेज की जब बात आप लोग करते हो ना, तो जो एसी वाला है ना, वो हमेशा टैक्सेबल होगा। ये जो स्टेज कैरेज से जो है आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो स्टेज कैरेज जो होता है वो एसी वाला जो है ना, हमेशा टैक्सेबल होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन एसी की, तो वो हमेशा एग्जेम्प्टेड होगा, स्टेज कैरेज, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो होगा, जिसको क्या बोलते हैं, देखो यहां पर टूर करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लेके गए, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एसी वाला तो हमेशा टैक्स होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन नॉन एसी वाला भी अगर टूर या फिर आपका चार्टर या हायर पर्पस के लिए है, नॉन एसी वाला भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूर एसी वाला तो टैक्सेबल होगा, टूर वाला टैक्सेबल होगा, चार्टर और हायर वाला नॉन एसी भी हो तभी भी टैक्सेबल होगा। टूर, चार्टर और हायर नॉन एसी हो तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने ये बात देखी। अब जहां तक बात करते हैं कि मोटर कैब और रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है। मोटर कैब और रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है। मोटर कैब, तो ये जो मोटर कैब है, ठीक है, ये और रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी, तो ये जो मोटर कैब और रेडियो टैक्सी जो होता है ना, वो आपका वो हमेशा टैक्सेबल होता है। ध्यान रहे, मोटर कैब और रेडियो टैक्सी हमेशा टैक्सेबल होता है। लेकिन मीटर कैब और ऑटो रिक्शा हमेशा एग्जेम्प्टेड होता है। मीटर कैब, ठीक है, जिसमें मीटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मीटर के हिसाब से बिल बनता है आपका, तो जाहिर सी बात है कि इस हिसाब से आप पैसा देते हो, ठीक है। या फिर ऑटो रिक्शा, तो मीटर कैब और ऑटो रिक्शा जो होता है वो आपका हमेशा एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। मीटर कैब और ऑटो रिक्शा हमेशा एग्जेम्प्टेड होता है। ये बात पैसेंजर के बारे में हम लोगों ने देख ली कि जो रोड से चलने वाली गड्डी है ना, पैसेंजर के बारे में हम लोगों ने देख ली। अब जहां तक बात करते हैं गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स के केस में 2 ही सिचुएशन में टैक्स लगता है। गुड्स के केस में 2 ही सिचुएशन में टैक्स लगता है। एक आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में जो है टैक्स लगता है, ठीक है। रोड पर है, अगर आप ये जो ट्रक वगैरह भाड़ा पे लेते हो, ठीक है, तो जिसमें आपने देखा था कि वो चलते चलते मूवी में शाहरुख खान यही काम करते रहता है, ठीक है, उसकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। चलते चलते मूवी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। तो इसमें जो है, इस मूवी में शाहरुख खान यही काम करते रहता है, तो उसकी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रहती है। प्रेम नगरिया की जो गाना है आपने देखा है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये हमेशा टैक्सेबल होता है, मतलब हमेशा टैक्सेबल नहीं होता है। यहां पर भी एग्जेम्पशन की बात आती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जहां टैक्स लगेगा वहां एग्जेम्पशन की बात होती है। अब यहां पर बात होती है कि सिंगल कैरेज अगर है ना, तो 750 रुपए तक का भाड़ा जो है एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, सिंगल पैसेंजर के हिसाब से, ठीक है। पैसेंजर यहां पर नहीं, सिंगल कैरेज के हिसाब से, सिंगल कैरेज के हिसाब से। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि एक ट्रक है, उस पर बहुत सारे लोगों का जो है सामान रखा हुआ है, ठीक है, वो महाराष्ट्र जा रहा है, ठीक है। आपके स्टेट से मान लीजिए महाराष्ट्र जा रहा है, और महाराष्ट्र में पूना, नागपुर, उसके बाद जो है नासिक, ये सब जगहों पर जो है वो जाने वाला है। उस पर 10-12 लोगों ने अपना सामान डाल दिया, और हर एक का भाड़ा जो है किसी का 750 से एक्सीड नहीं किया, ठीक है, या जिसका 750 से एक्सीड कर गया, उन लोगों को तो टैक्स देना पड़ेगा। उन पैसे पर, उन कंसिडरेशन पर जो है ना, जीटीए वाले को टैक्स देना पड़ेगा। जीटीए के टैक्सेशन की क्राइटेरिया को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्या रेट होता है, क्या टैक्सेबिलिटी होती है उसके बारे में। फिर जहां तक बात करते हैं, अगर सिंगल कैरेज की बात हम लोग करते हैं, सिंगल कैरेज, तो आपने क्या किया ना, सिंगल कैरेज जो है वो पूरा, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, उस पर सिंगल कैरेज आपने रखा है, ठीक है, ट्रक, तो आपने क्या किया है ना कि ये जो सिंगल कैरेज जो होता है ना, वो आपने जो है पूरा भाड़ा 1500 रुपए तक का दिया है, तो एग्जेम्प्टेड होगा, 1500 के ऊपर टैक्सेबल होगा, ठीक है।
गुड्स ट्रांस जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं ना बाय रोड ट्रांसपोर्ट करवाने की, तो जीटीए और कोरियर केवल टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब जीटीए में भी बोल दिया गया है कि आपको एग्जेम्प्ट होगा सिंगल कैरेज के हिसाब से आपका 1500 रुपये तक का भाड़ा है तो, ठीक है, और सिंगल आपका कंसाइनी के हिसाब से 750 रुपये तक का भाड़ा है तो, 750 तक का भाड़ा है तो। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं रेलवे के बारे में, रेल के बारे में। तो गुड्स जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है। रेलवे मालगाड़ी, अब ये जो मालगाड़ी है ना, इस पर जो गुड्स होता है ना, वो हमेशा जो होता है वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हमेशा टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड। अब ये स्पेसिफाइड कौन से हो गए, वही वाले और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल हो गए, उसके बाद जो है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन हो गया, फ्लोर एंड पल्सेस राइस हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अगर इसे रेलगाड़ी से ले जाते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, आपने एक ट्रेन देखा जिसपे से मिल्क, सॉल्ट या फूड ग्रेन जा रहा है, फ्लोर पल्सेस राइस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट। अब बोलोगे फ्लोर पल्सेस राइस जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो जब दे ही दिया है तो क्यों नहीं उसमें लिखा गया, क्योंकि जो एक होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक होता है कि उसका जो है फर्दर प्रोसेसिंग करके जो है ना कुछ और बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे पेडी जो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है लेकिन राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से अलग से देना जरूरी था। फिर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को अगर ये जो मालगाड़ी ट्रांसफर करती है तो उस सिचुएशन में टैक्स नहीं लगेगा। बाकी हर केस में गुड्स में टैक्स लगता है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इंडियन रेलवे आता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास एसी। अब ये जो फर्स्ट क्लास हो गया या फिर एसी टिकट हो गया। ठीक है, ट्रेन एसी, ट्रेन एसी टिकट। ठीक है, तो ये जो एसी बोगी में आप ट्रेवल करते हो ना, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एसी वाला जो है कोच टैक्सेबल हो जाएगा और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब पैसेंजर के केस में जो है एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब पैसेंजर के केस में एग्जेम्प्टेड है। फिर जहां तक हमारी जो बात होती है मेट्रो ट्रेन, ये जो मेट्रो ट्रेन एसी हो या नॉन एसी हमेशा एग्जेम्प्टेड होता है, मेट्रो रेल में एग्जेम्प्टेड होता है। मोनोरेल, ये जो मोनोरेल जो होता है ना, इस पर भी जो है ट्रेवल करना एग्जेम्प्टेड होता है, इसका भी कंसिडरेशन एग्जेम्प्टेड होता है। मोनोरेल हो गया, उसके बाद जो है कोलकाता वगैरह में ट्राम कोलकाता, तो ये जो ट्रामवे होता है ना वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है, तो हम लोगों ने देखा कि रोड के केस में पैसेंजर में जो देखा आपने, स्टेज कैरेज में एसी वाला टैक्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी वाला टैक्सेबल और नॉन एसी में टूर, चार्टर या हायर वाला टैक्सेबल। फिर आपने देखा मोटर कैब और रेडियो टैक्सी जो होता है हमेशा टैक्सेबल होता है। मीटर कैब, ऑटो रिक्शा टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्टेड होता है। जीटीए या कोरियर वाले के केस में, बाय रोड में गुड्स के केस में टैक्सेबिलिटी का सवाल उठता है। वो भी जीटीए में बोला सिंगल कंसाइनी है तो 750 रुपये तक, और सिंगल कैरेज है तो 1500 रुपये तक आपका जो है एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, रेल के बारे में आपने क्या देखा कि गुड्स के केस में हमेशा जो है वो टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड चीजें ले जा रहे हो तो। स्पेसिफाइड चीजें में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स, मिल्क जो है आपका, सलाड, फूड ग्रेन, फ्लोर पल्सेस एंड राइस, न्यूज़पेपर, मैगजीन और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। पैसेंजर के केस में देखा कि आपने जो इंडियन रेलवे होता है ना उसमें फर्स्ट क्लास और एसी वाला जो है ना वो टैक्सेबिलिटी होती है, बाकी सब एग्जेम्प्टेड होता है। मेट्रो रेल, मोनोरेल, ट्रामवे जो है एसी हो या नॉन एसी हमेशा एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, ये बात आपने जानी। अब जहां तक बात करते हैं हम लोग कि जो आपका क्या बोलते हैं प्यार की कश्ती में, अब ये जो सॉन्ग है इसमें कश्ती है। ठीक है, इसमें जो कश्ती है इसमें आपने देखा था कहो ना प्यार है मूवी में। अब यहां पर बात आती है कि अगर मान लीजिए कि वेसल केवल तभी टैक्सेबल होगा जब टूरिज्म पर्पस के लिए होगा। वेसल जो है, अभी आप मुंबई से जो है समुद्र के माध्यम से गोवा जा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। वेसल जो होता है वो पैसेंजर के केस में टूरिज्म पर्पस के लिए तभी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इनलैंड वाटरवे गुड्स हो या फिर पैसेंजर हो हमेशा आपका एग्जेम्प्ट होता है। इनलैंड वाटरवे,
तो ये आपका गुड्स हो या पैसेंजर हो हमेशा जो होता है एग्जम्प्टेड होता है। इनलैंड वाटरवे से आप गुड्स या पैसेंजर हमेशा जो है एग्जम्प्टेड होता है, ठीक है। वेसल के केस में टूरिज्म पर्पस है तो पैसेंजर टैक्सेबल होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि वेसल के केस में हमारी जो बात आती है वो तीन चीज़ों में बात आती है, एक इंपोर्ट, दूसरा कोस्टल ट्रांसफर और तीसरा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेसल के केस में हमारी इंपोर्ट की बात आती है ना तो वेसल के केस में टैक्स लगता है और कोस्टल ट्रांसफर के केस में भी टैक्स लगता है। इंपोर्ट की बात आती है तो वेसल के केस में टैक्स लगता है। समुद्री जहाज, तो वेसल के केस में जो है यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि वेसल के केस में इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया है कि भारत के बाहर से ला रहा है कस्टम स्टेशन तक, तो वेसल के केस में टैक्स लगता है। लेकिन एयरक्राफ्ट के केस में एग्जेम्प्टेड होगा। वेसल के केस में टैक्स लगता है इंपोर्ट में, लेकिन एयरक्राफ्ट के केस में एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। कोस्टल ट्रांसफर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए कि आपने कोलकाता खिदरपुर डॉक से जो है मुंबई पोर्ट पर ट्रांसफर करवाया, तो भारत देश के अंदर में ही रहा तो उसको कोस्टल ट्रांसफर कहेंगे। कोस्टल ट्रांसफर जो होता है हमेशा आपका टैक्सेबल होता है। वेसल के केस में कोस्टल ट्रांसफर हमेशा टैक्सेबल होता है। कोस्टल ट्रांसफर इन कस्टम, अभी जो कोस्टल ट्रांसफर होता है ना आपका, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जो है भारत के अंतर्गत ही ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है वो आपका हमेशा टैक्सेबल होगा। अब हमारी जब बात आती है एक्सपोर्ट की बात आती है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि भारत के कस्टम स्टेशन से किसी आउटसाइड इंडिया के जो है आपका पोर्ट पे ले जाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है। तो एक्सपोर्ट नोटिफाइड डेट तक आपका एग्जेम्प्टेड है। और May 20 के अमेंडमेंट में बोला गया कि एक्सपोर्ट के केस में 2020 के सितंबर महीने तक 30 सितंबर 2020 तक एग्जेम्पशन रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, एग्जेम्पशन रहेगा कंटिन्यू। ये बात आपने जानी। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं एयरक्राफ्ट के केस में, एयरक्राफ्ट में भी सेम कहानी होती है। एयरक्राफ्ट में लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एग्जेम्प्टेड है। इंपोर्ट आपका तो अभी ही बोला कि एयरक्राफ्ट के केस में भाई साहब गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट करते हो, तो एयरक्राफ्ट में पैसेंजर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एयरक्राफ्ट में पैसेंजर की बात नहीं कर रहे हैं। गुड्स और सर्विस के केस में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला तो जाहिर सी बात है गुड्स की बात करेंगे। तो आपका एयरक्राफ्ट के केस में भी कोस्टल ट्रांसपोर्ट पर टैक्स लगता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एग्जेम्प्टेड है। एक्सपोर्ट कब तक एग्जेम्प्टेड है तो 30 सितंबर 2020 तक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते हो ना तो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, हमेशा एग्जेम्प्टेड, हमेशा नहीं। एक्सपोर्ट के केस में 30 सितंबर 2020 तक एग्जेम्प्टेड है, 30 सितंबर 2020 तक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में। इंपोर्ट के केस में अभी बोला एग्जेम्प्टेड है। कोस्टल ट्रांसफर करवाते हो ना, एक जगह से जैसे मुंबई से दिल्ली ले जा रहे हो, दिल्ली से कोलकाता ले जा रहे हो, यानी कि भारत में ही भ्रमण कर रहा है सामान, ठीक है, लेकिन प्लेन में कर रहा है, तो उस परिस्थिति में कोस्टल ट्रांसपोर्ट के केस में वन कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन तक ले जाने का भाड़ा आपका क्या होता है, टैक्स के क्राइटेरिया में आ जाएगा एयर के केस में। अब हमारी बात आती है एयर के केस में पैसेंजर की। पैसेंजर तो जनरली आपको टिकट पे तो टैक्स लगता ही है, तो पैसेंजर के केस में टैक्सेबल होता ही होता है। लेकिन दो केस में पैसेंजर में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है, दो केस में पैसेंजर में टैक्सेबल नहीं होता है। कौन कौन से ऐसे दो केस हैं? अगर मान लीजिए कि आप इंबार्क या टर्मिनेट करते हो, अपनी जर्नी शुरू या खत्म करते हो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो एग्जेम्प्टेड है। इंबार्क या टर्मिनेट करना मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, नागालैंड एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर सर्विस जो होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, अभी जो भारत सरकार का जो ये आपका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो होता है ना, ठीक है, जिसका उड़ान नाम है शायद अभी, ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहां पर क्या बोला कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो भी एयरपोर्ट फॉल करेंगे उस पर प्लेन को जबरदस्ती ले जाने के लिए बोलता है, ठीक है, एयरपोर्ट वाले, सॉरी यहां पर कौन करता है, आपका जो एयरप्लेन एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, कंपनी को बोलता है। अब वो उस पर जाता है ना तो उसको घाटा होता है, तो घाटा को बोला विजिबिलिटी गैप। विजिबिलिटी गैप जो आपका होगा, विजिबिलिटी गैप जो होगा ना, उस पर हम आपको कंसिडरेशन दे देंगे। सरकार बोलती है घाटा की भरपाई हम करेंगे, तो वो घाटा की भरपाई जो के लिए सरकार ने पैसा दिया तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में दो ही केस में एग्जेम्प्टेड होता है, इंबार्क या टर्मिनेट अगर स्पेसिफाइड एयरपोर्ट पर किया तो, ठीक है, इंबार्क और टर्मिनेट, जिसमें आपका स्पेसिफाइड एयरपोर्ट कौन कौन से राज्य में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जिसमें 3 बार M आया, 2 बार A आया और नागालैंड आया, ठीक है,
3 बार M, 2 बार A और नागालैंड आया। सर्विस के केस में आपने देखा कि जो बाकी जो पैसेंजर सर्विस देते हैं ना एयरपोर्ट वाले, वो टैक्सेबल होता ही है, लेकिन एक तो आपका एम्बार्क टर्मिनेट का प्लेस स्पेसिफाइड है। दूसरी बात यहां पर बताएगी अगर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, तो इस तरीके से ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में भी की थी, जिसको विस्तृत रूप से हम लोगों ने जाना फिर से वापस। अब जो हम लोग यहां पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से जो है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जम्पशन की बात करते हैं। तो इससे पहले हमको कुछ चीजें समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर आप किसको बोलते हो? एग्रीकल्चर में बोला गया कि आपका प्लांट कल्टीवेशन, ये जो प्लांट कल्टीवेशन है इसको तो आप एग्रीकल्चर बोलोगे। प्लांट कल्टीवेशन यानी कि फूड, फाइबर, फ्यूल या फिर रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर पर्पस के लिए आप कैसे भी प्लांट कल्टीवेशन करते हो, तो ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि ऑल लाइफ फॉर्म्स, इसको आप लाइव स्टॉक बोलते हो, जानवरों का, ठीक है, ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। अब यहां पर एक्सेप्ट बोल दिया घोड़ों को छोड़कर, हॉर्स। तो यानी कि प्लांट कल्टीवेशन भी आपका एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो प्लांट कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। प्लांट कल्टीवेशन, ये जो खेती बाड़ी का काम देख रहे हो ना, ये प्लांट कल्टीवेशन करना जो है एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो कहलाता है, तो इससे आपको सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स वाला याद आ रहा होगा। वहां पर भी आपने जो एग्रीकल्चर देखा कि एग्रीकल्चर का इनकम एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू कुछ क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो बात करते हैं कि आपका ऑल लाइफ फॉर्म का जो है आप रियरिंग करते हो, ऑल लाइफ फॉर्म एनिमल्स, ठीक है। तो किसी भी लाइफ फॉर्म एनिमल्स का जो है आप रियरिंग करते हो, एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्स नहीं होंगे यहां पर, उसको छोड़कर सारे एग्रीकल्चर कहलाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर कहलाएंगे। अब एग्रीकल्चर जब बात आती है तो आपको याद आता होगा ना जीटीए रेल और वेसल की बात। आपने देखा था ना जीटीए रेल और वेसल के केस में क्या होता था, जीटीए रेल और वेसल, वहां पर देखा था कि कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे के सारे इनसे ट्रांसपोर्ट करवाओगे तो ट्रांसपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता था। फिर दूध, नमक, फूड ग्रेन्स, उसके बाद फ्लोर, पल्सेस और राइस, आपने देखा था ये सारी चीज़ें का जीटीए रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट करवाना एग्जेम्प्टेड होता है। तो यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद। अब हम जहाँ तक बात करते हैं एग्रीकल्चर के बाद हम लोग जो बात करेंगे, एग्रीकल्चर की परिभाषा हम लोगों ने देख ली, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये शब्द भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको कहते हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में प्रोसेसिंग या तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, या फिर अगर प्रोसेसिंग होगा तो वो क्या कितना होगा। तो अगर प्रोसेसिंग होगा तो डज नॉट अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टर, ओनली प्राइमरी मार्केट के लिए फिट बनाने लायक प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जैसे कि कल्टिवेटिंग, हार्वेस्टिंग, उसके बाद जो है सीड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें करवाते हो, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या करा कि कुछ नो प्रोसेसिंग, या तो नो प्रोसेसिंग हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, नो प्रोसेस, या अगर प्रोसेस हुआ है तो वो प्रोसेस में दो बातें आती हैं। ये प्रोसेस में जो दो बातें आती हैं क्या क्या, एक तो आपका बताया गया है कि ये प्रोसेस में पहली बात ये आती है कि आपका जो कि इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता हो, डज नॉट अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, केवल प्राइमरी मार्केट के लिए फिट बनाता हो, केवल प्राइमरी मार्केट के लिए फिट बनाता हो। जैसे कि आपने जो है वो आपने जो है खेत से जो है धान काट के लाया, उसको जो है थोड़ा वॉश क्लीनिंग वगैरह सब करा, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसको ब्रांडेड पैकेट में नहीं, उसको बाद जो है उसको बल्क में लिया और उसके बाद ट्रक में डाल के जो है भेज दिया, ठीक है। अब उसको राइस ब्रांड कंपनी खरीदेगी और अपना जैसे भी वो सेल करे वो जाने अपना, ठीक है। क्या प्रोसेसिंग करना है, उसको राइस बनाना है, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, पेडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। धान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, लेकिन चावल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अब यहां पर जो या तो डज नॉट अल्टर, एक तो पहली बात होती है डज नॉट अल्टर इसेंशियल कैरेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का केवल यहां पर क्या करता है, आपको फिट बनाता है मार्केटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसेंशियल कैरेक्टर को नहीं बदल के आपको क्या बनाता है कि मार्केटिंग के लायक, प्राइमरी मार्केट के लायक, इसका नाम क्या दिया, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट।
अब क्या होती है ना कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सारे के सारे किसानों से जो है खरीद लेती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसके बाद खरीदने के बाद वो क्या करती है ना, उसको पैकिंग वैकिंग करके प्रोसेसिंग करके सेल करेगी अलग अलग कंपनी को, किसानों को सुविधा जो दिया जाता है। तो प्राइमरी मार्केट है उसका वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो जगह, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या देखा कि कुछ प्रोसेस जो, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका कोई भी प्रोसेस में जिसमें इसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलता और प्राइमरी मार्केट के लिए लायक केवल बनाता है, तो उस परिस्थिति में उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। और कोई प्रोसेसिंग नहीं है तभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, और डज नॉट अल्टर इसेंशियल कैरेक्टर तो भी टैक्स नहीं लगता है। अब यहां पर बोला गया कि कुछ प्रोसेस जो होते हैं ना, साफ साफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में बोला गया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कुछ प्रोसेस जो है एग्जेम्प्टेड हैं। यही लिस्ट हमको देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस एग्जेम्प्टेड है, उसके बारे में हमको जानना है। एग्रीकल्चर जो ऑपरेशन आप करते हो कि जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ऑपरेशन डायरेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि इसमें बहुत सारे नाम आपको आ जाएंगे, जैसे कि आपका कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग, प्रोटेक्शन, सीड टेस्टिंग, बीज का भी टेस्ट करना, सीड टेस्टिंग, उसके बाद फर्म लेबर का सप्लाई। आप इन लोगों को मजदूर की जरूरत पड़ती है और आप एक ऐसी संस्था हो जो कि मजदूर सप्लाई करते हो, ठीक है, फर्म लेबर का सप्लाई, तो आप भी पैसे जो लेते हो ना वो एग्जेम्प्टेड होगा। फिर एग्रीकल्चर फर्म पर अगर आप कटिंग, ड्राइंग ऐसे प्रोसेस करोगे जो इसेंशियल कैरेक्टर को नहीं बदलता है बल्कि प्राइमरी मार्केट के लिए फिट करता है ये, लेकिन एग्रीकल्चर फर्म पर कुछ प्रोसेस अगर आप करते हो, ठीक है, जैसे कि कटिंग, सुखाना, ड्राइंग करना, ठीक है, तो सर्टेन प्रोसेस। अब यहां पर भी बात आती है ना, यही कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, डज नॉट अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टर और प्राइमरी मार्केट के लिए फिट बनाता हो, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि एग्रो मशीन या फिर वैकेंट लैंड को आप सप्लाई करते हो, किसी को मशीन सप्लाई करते हो, किसान लोगों को, एग्रो मशीन उसको बोलते हैं, एग्रो मशीन। या फिर आपके पास वैकेंट लैंड है जहां पर वो क्या करेगा, किसान अपना जो है खेत से जो है धान वान काट के लाएगा और उस पर उसको प्रोसेसिंग वगैरह करेगा, तो वो एग्रीकल्चर लैंड, भले ही आप उनको विथ और विदाउट इंसिडेंटल स्ट्रक्चर, वहां पर आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हाँ यहाँ पे धुनाई होगा, यहाँ पर जो है धुलाई होगा, ठीक है, यहाँ पर वॉश होगा, यहाँ पर दिस होगा, दैट होगा। तो अब जहां तक बात करते हैं कि वो आपको वो फैसिलिटी दो नहीं दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर किराए पर आप मशीन किराए पर दोगे या वैकेंट लैंड किराए पर दोगे, रेंट और लीज बोलकर, तो उस परिस्थिति में यहाँ ये एग्जेम्प्टेड होगा, तो ये एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, उसका लोड, अनलोड, उसके बाद पैकिंग करना, ये सारी चीजें, स्टोरेज करना और वेयर हाउसिंग करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोड, अनलोड, पैकिंग करना, पैक करना, ठीक है, उसके बाद आपका लोड, अनलोड, पैक करना, स्टोरेज करना या वेयर हाउस करना, ये भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अब एक बात आपको मिलेगा, दूसरे एग्जेम्पशन जो नंबर होते हैं उसमें राइस जो होता है ना, उसका भी लोड, अनलोड, वेयर हाउस, पैक और स्टोरेज। अब राइस को अलग से क्यों बोला, चावल को अलग से क्यों बोला आखिर, क्योंकि चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। अगर होता तो यहीं पर एग्जेम्पशन कवर हो जाता, लेकिन चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए अलग से बोलना पड़ा कि भाई साहब चावल का लोड करना, अनलोड करना, वॉशिंग करना, पैक करना, स्टोरेज करना, ये सब जो राइस की बातें करते हो आप, वो भी एग्जेम्प्टेड है। अब यहां तक बात आती है कि आपका मई 2020 में और भी चीजें बोल दिया जिसका स्टोरेज एंड वेयर हाउस करना आपका एग्जेम्प्टेड होगा, जिसमें दाल, फल, जो आपका नट्स होता है वो, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि आपका जैगरी यानी कि गुड़, आप बोलोगे कि जो गन्ना होता है ना, सुगर केन, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जैगरी या फिर शुगर, चीनी या फिर गुड़, वो आपका जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। फिर यहां पर बात करते हैं टी, जो चाय का पत्ता और कॉफी का पत्ता हो गया, वो
तेंदू लीव हो गया वो, उसके बाद बेटल लीव हो गया वो सारी चीजें जो है ना आपका बोला गया है मई 2020 के अमेंडमेंट में कि ये सब चीजों का भी स्टोरेज और वेयर हाउस करना जो है एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउस करने में लिस्ट बता दिया गया बहुत सारी चीजों का, जिसमें आपका दाल, फल, उसके बाद नट्स, वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स, उसके बाद जो है लीव्स में बहुत सारे चाय का, कॉफी का, तेंदू का और बेटल लीव्स, ये सारी चीजें जो हैं आपका क्या बोल दिया गया कि भाई साहब एग्जेम्प्टेड रहेगा अगर इनका स्टोरेज और वेयर हाउस करते हो तो कहां से बातें कहां कहां कनेक्टेड हो जाती हैं वो सारी चीजें आपको गौर करनी है। मेरी बात सुनने से सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा कि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, तो रीड करोगे तो अभी बोलोगे एक एक आइटम का याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एक आइटम याद रखना जरूरी नहीं है, आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि ये सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी तो हजार तरह की चीजें होंगी, हर एक चीज जरूरी नहीं है एट ए टाइम आपको याद हो, इसलिए आपको घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर क्या बोलते हैं ध्यान में रखना है। अब जहां तक बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एक यहां पर एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सर्विसेज होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। अब आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल सेंटर जैसी जगहों पर आप ना कॉल करते हो। वैसे एग्रीकल्चर किसानों के लिए सुविधा केंद्र बनाया जाता है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए नॉलेज, एजुकेशन और ट्रेनिंग देगा। या फिर कॉल सेंटर वगैरह पे किसान फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा ये सिचुएशन है, उसमें एक फफूंदी लग रहा है, क्या मैं ये खाद डालूं, क्या ये करूं क्या। तो ये बात जो है ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज देने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो भी नॉलेज, एजुकेशन या ट्रेनिंग देते हैं वो लोगों का सर्विस जो है एग्जेम्प्टेड होता है। तो यहां पर भी ये बात बोली गई है कि जो एग्रीकल्चर आपका एक्सटेंशन सर्विसेज हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज ये एग्जेम्प्टेड होगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो होता है एग्जेम्प्टेड होगा। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा सेंटर है जो किसानों को सुविधा देता है कि आओ अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे पास आके सेल, हाट बना के देता है, एक हाट बना के देता है एक। अब आप देखोगे कि भाई जो हाट बना रहता है, जो मछली मार्केट है उसमें भी बिल्डिंग बना दी है और सरकार उसको मैनेज कर रही है। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जिसमें जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड या कमीशन एजेंट बोलकर आप सेल परचेज के लिए जगह देते हो। ठीक है, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो, या फिर उनका बोर्ड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड, या फिर कमीशन एजेंट है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि आपके पास एक ऐसा वेयर हाउस है जहां पर जो है ना जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उसको सुखाते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज सब देते हो, सुखाना, साफ करने, ये सब की जगह देते हो, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एग्जेम्पशन की बात कंप्लीट करी, यहाँ पर एग्जेम्पशन की बात कंप्लीट करी। अब जो हम लोगों ने एक शब्द देखा था एग्रीकल्चर, जिसमें देखा था प्लांट कल्टीवेशन और सारे लाइफ फॉर्म एनिमल्स का रियरिंग करना एक्सेप्ट हॉर्स, उसकी जब हम लोग बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर की बात हम लोग करते हैं ना, तो कुछ उसके रिलेटेड सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड है, कुछ उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड है, रिलेटेड, कुछ उसके रिलेटेड सर्विसेज भी जो है एग्जेम्प्टेड है। अब ये रिलेटेड क्या क्या होते हैं जरा इसकी बात हम लोग करते हैं। तो जब रिलेटेड की बात हमारी आती है तो इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, अगर मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसको, ऐसा प्रोसेस किया जाता है एज जॉब वर्कर, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, एज जॉब वर्कर रिलेटेड है। अगर मैं आप एक किसान हो और मैं आपका जॉब वर्कर हूं, ठीक है, और एग्रीकल्चर आप खेती बाड़ी करते हो, उसके रिलेटेड जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करके मैं देता हूं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस बतौर जॉब वर्कर, एज जॉब वर्कर ये काम करके मैं देता हूं, तो आप जो मुझको पैसे दोगे वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन करने का मेरे पास वेयर हाउस है और मैं आपको, आप किसान हो, मैं आपको सर्विस देता हूं वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन करने का, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। अब जहां तक बात करते हैं कि आप जो है ना सब्जी और फल उगाते हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अब आपके गांव के पास जो चौक है ना, वहां पर मेरी जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें मशीन सब लगा हुआ है, मैंने प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, लेबलिंग और वैक्सिंग वगैरह जो है वो आप करोगे। ठीक है, उसके लिए मैं सर्विस देता हूं प्री कंडीशनिंग कि आपका फल सब्जी खराब नहीं होगा, आप हमारे पास आके रख दो, उसके बाद आप यहां से अपना ले जाओ। तो प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, लेबलिंग और वैक्सिंग का सर्विसेज मैं देता हूं। तो
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड में जो राइस होता है, राइस चावल, चावल का जो है आप क्या करते हो, आप राइस उगाते हो, सॉरी आप जो है पेटी धान उगाते हो, धान उपजाने के बाद जो है ना कुटाई वुटाई करने के बाद चावल बना के मेरे को देते हो, मैं उसको लोड अनलोड वेयर हाउस या फिर आपका स्टोरेज वगैरह करके देता हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैंने जो आपसे पैसे चार्ज किए वो भी एग्जम्प्टेड होगा, मेरे को उस पर जीएसटी मांगने के लिए सरकार नहीं आएगी, ठीक है, वो सरकार नहीं आएगी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो होती है ना, स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर की होती है, वो अगर फार्मर के वेलफेयर में, ठीक है, स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री जो होती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जिसको आप बोलते हो, वो क्या करती है, नेशनल सेंटर चलाती है कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सेंटर चलाती है स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री, जिससे किसानों का भला होगा, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, मिसलेनियस एग्जेम्पशन में आपको ये बात लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि मिसलेनियस एग्जेम्पशन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ तक की कहानी जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में कंप्लीट करी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बड़ी बारीकी से, बड़े आराम से एक एक चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। टाइम की परवाह इस चैप्टर में आपको नहीं करनी है, जितना टाइम हो सके देना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने देखा कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, ठीक है, इसमें प्लांट कल्टीवेशन आ जाता है, फूड, फ्लोर, फाइबर, रॉ मटेरियल या फिर सिमिलर चीज़ों के लिए। फिर आपने देखा कि जो एग्रीकल्चर में आता है ये चीज़ें, एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, प्लांट का कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। लाइफ फॉर्म्स, रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जानवरों का पालन। अब ये जो होता है ना, घोड़े को छोड़कर एक्सेप्ट हॉर्स, कोई भी आप लाइफ फॉर्म्स का जो है रियरिंग करते हो ना, तो वो आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको कहते हैं, जिस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ, डायरेक्ट खेत से उपज के आया है। अगर प्रोसेसिंग हुआ है तो इसेंशियल कैरेक्टर को बदले ना, केवल प्राइमरी मार्केट के लिए फिट बनाए। फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशन अगर डायरेक्टली रिलेटेड है आपका कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग प्लांट का, या फिर प्रोटेक्शन या सीड टेस्टिंग करना, या फर्म लेबर का सप्लाई करके देते हो, या फिर एग्रीकल्चर फर्म पर कटिंग, ड्राइंग, ये सब प्रोसेस जो है, जो कि इसेंशियल कैरेक्टर को नहीं बदलता है, केवल प्राइमरी मार्केट के लायक बनाता है, वो काम करते हो। या फिर मैं आपके पास खेत है और आप किसान हो, आप एग्रो मशीन या फिर वैकेंट लैंड में आपको देता हूं, मेरे पास लैंड है जिस पर फैसिलिटीज मैंने दी है या विदाउट फैसिलिटी भी दी है भाड़े पर आपको, ठीक है, तो वो भी आपका, मेरा सर्विस भी एग्जेम्प्टेड होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउस एग्जेम्प्टेड होता है। इसी तरह राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउस एग्जेम्प्टेड होगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर सेल परचेज की फैसिलिटी देने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड का सहारा लेते हो या कमीशन एजेंट का, तो कमीशन एजेंट वाले को जो पैसा दोगे ना, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि आप फ्यूमिगेशन का सर्विस देता हूं, मेरे पास वेयर हाउस है उसमें, तो वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर जहां तक सरकारी विभाग के लोग की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि वो नेशनल सेंटर चलाते हैं कोल्ड चेन डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है अप्रूव्ड है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर खुद ही चलाती है किसान लोगों की भलाई करने के लिए, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो होती है ना, वो भी आपका एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन हम देते हैं। ये सारी कहानी की एग्रीकल्चर के बारे में आपने कंप्लीट की, एग्रीकल्चर के बारे में ये कहानी आपने कंप्लीट की। अब जहां तक बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के बारे में एग्जेम्पशन देखेंगे। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर, जब हम लोग इस फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर के एग्जेम्पशन की बात हम लोग करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आना चाहिए कि जिस एक्सटेंट तक आपका डिस्काउंट या कंसिडरेशन बोलकर रिप्रेजेंट करेगा ना, कंसिडरेशन, उस एक्सटेंट तक एग्जेम्पशन होगा। अगर लोन है, एडवांस है या डिपॉजिट है, लोन, एडवांस या डिपॉजिट है। आपने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की परिभाषा। एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं, ये आपने कंपोजिशन स्कीम वगैरह पढ़ते वक्त में देखा था। आपने देखा था कि जब भी आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हो ना, उसमें से एक कंसिडरेशन को नहीं लेते हो। वो कंसिडरेशन कौन सा था, अगर लोन, एडवांस या डिपॉजिट का इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसको बोलेंगे, मान लीजिए मैंने किसी फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लिया आज 8 लाख रुपए, और चुकाते वक्त में मेरे को 8.5 चुकाना है, तो 50,000 को क्या बोला गया, डिस्काउंट बोला गया, ठीक है। चुकाते वक्त में 8.5 चुकाना, अभी 8 लाख ले जाओ,
ठीक है, ये बात बोला गया तो उसको डिस्काउंट बोला। अगर इंटरेस्ट तो है वही आप जानते ही हो, तो लोन, एडवांस और डिपॉजिट जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट बोलकर रिप्रेजेंट करता है ना, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। अब यहां पर बात आती है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर चार्ज कार्ड या अदर कार्ड का पेमेंट अगर करते हो तो 2000 तक का सेटलमेंट एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन भैया 2000 के ऊपर का सेटलमेंट में एग्जेम्पशन नहीं होगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब जो होता है ना 2000 तक का सेटलमेंट होगा, तब तो भाई साहब आप इंटरेस्ट सब एग्जेम्प्टेड है 2000 तक की बात जब आती है तो। लेकिन उसके ऊपर का जो चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अदर ट्रांजेक्शन 2000 से ज्यादा का सेटलमेंट आप करवाते हो एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन 7000 में खरीदा तो 2000 से ऊपर एक्सीड कर गया, अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदा है तो जो भी इस पे चार्जेस वगैरह बनते हैं ना, बैंक वालों को बोला कि ये आपका एग्जम्पशन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग का जिस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट या डिस्काउंट बोलकर लोन, एडवांस और डिपॉजिट वाली जो चीजें हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अदर कार्ड का 2000 तक का सेटलमेंट होता है तो ही एग्जेम्प्टेड होता है, नहीं तो नहीं होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब दूसरी बात होती है कि बैंक और ऑथराइज डीलर आपस में जो है इंटर से फॉरेन करेंसी सेल परचेस करते हैं। तो बैंक और ऑथराइज डीलर जो होते हैं ना, फॉरेन करेंसी, अभी जो बैंक और ऑथराइज डीलर होते हैं वो लोग आपस में, यहां पे कस्टमर की बात नहीं होती है, बैंक और ऑथराइज डीलर आपस में अगर इंटर से शब्द इस्तेमाल किया गया, इंटर से लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आपस में, तो बैंक और ऑथराइज डीलर अगर आपस में फॉरेन करेंसी का खरीद बेच करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा। जो भी इनका जो है खरीद बेच का ट्रांजेक्शन का जो भी आपका पैसे कंसिडरेशन वगैरह है वो एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ दो ही बातें आपने जानी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में आपने दो ही बातें जानी। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, इस सेक्टर में आपने दो ही बातें जानी। क्या क्या जानी? एक्सटेंशन ऑफ लोन, एडवांस, डिपॉजिट के लिए जिस एक्सटेंट तक, टू एक्सटेंट, जहां तक आपका क्या बोला, जहां तक आपका बोला इंटरेस्ट और डिस्काउंट को बोलकर कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को बोलकर कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट क्रेडिट, डेबिट, उसके बाद कैश और अदर कार्ड से सेटलमेंट करते हो। ठीक है, और ट्रांजैक्शन जो होता है 2000 से ज़्यादा एक्सीड करता है। ठीक है, सेटलमेंट अमाउंट जो होता है 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपकी कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि ये भी एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड से भी देना तो आपको लोन है। अब ये जो 2000 से ऊपर का सेटलमेंट है उस पर जो क्रेडिट कार्ड वाले जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट बोलकर या जैसे भी बोलकर, वो आपका एग्जेम्पशन में नहीं आएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस वालों को। दूसरी बात यहां पर होती है कि अगर मान लीजिए ये लोग आपस में फॉरेन करेंसी, कौन लोग, बैंक या ऑथराइज डीलर आपस में इंटर से फॉरेन करेंसी का जो है वो बदलाव करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, एग्जेम्पशन में आएगा। ठीक है, एग्जेम्पशन में आएगा। यहां तक की बात जो है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एंट्री जिसको एजुकेशन सेक्टर बोलते हैं। ज्यादातर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत आसान है। एजुकेशन सेक्टर, इसके एग्जाम्पशन की बात हम लोग करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई की चीज़ों के एग्जाम्पशन की बात करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको समराइज करके जो है शॉर्ट में जैसे लिखता हूँ ना वैसे लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात हम लोग बात करते हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस देता है स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर की तरह सर्विस देते हैं। किसको देते हैं भाई साहब? तो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, फैकल्टीज को और स्टाफ को क्या चीज का सर्विस देते हैं? खाना पीना देते हैं। क्या खाना पीना देंगे तभी भी सर्कुलर बोलता है, सर्कुलर 28/2018 है कि एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अदर सर्विसेज भी देंगे ना स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, तो एग्जेम्प्टेड होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? ये डिफाइन किया गया है कानून में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं वो थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं। यहां पर सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं वो हमको डिफाइन किया जाएगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट को सर्विस देते हैं तो आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है,
अगर इंट्रेंस फीस लेकर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंट्रेंस फीस लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे सीए का एग्जाम लेना है और अलग अलग कॉलेज में आपको सेंटर पड़ता है, तो कॉलेज वाले तो फ्री में ये काम देंगे नहीं कि अपना स्टाफ भी और अपना क्लासरूम वगैरह सभी जो है एंगेज हो जाए। इसका मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बदले में उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हमारा इंस्टीट्यूट पैसा देता है। अब जब वो पैसा देता है तो वो पैसा उनका कंसिडरेशन एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ किसको सर्विस दे रहा है भाई, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दे रहा है, ओके एग्जाम। फिर बोला कि किसको दे रहा है, अच्छा और तुम ये सी इंस्टीट्यूट को भी सर्विस दे रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ दे रहे हैं, ठीक है, तो क्यों दे रहे हो, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं क्या, सेमिनार कर रहे हैं क्या, नहीं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, ओके एग्जाम्ड, एग्जाम कंडक्ट करवाना एग्जाम्ड। अब यहां पर बात करते हैं कि स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो सर्विस दिया गया उसमें खाना पीना भी आएगा, उनका अदर चीजें भी आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, बस वगैरह दिया, फैसिलिटीज दिया, भैया देते रहो, कपड़े दो, बैग दो, जो भी दो, एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हम लोगों ने बात करी जो सर्विस की बात करी, तो सर्विस के केस में जो है जो भी सर्विसेज आप देते हो ना, एग्जेम्प्ट स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को लेकिन देने चाहिए, किसी और को नहीं। इंट्रेंस फीस लेकर जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हो ना, तो ये जो सर्विसेज अगर आप अगर एग्जाम अपने यहां कंडक्ट करवाते हो या आपका कॉलेज दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ा है और आप पैसे देते हो, ठीक है, तो ये सर्विसेज आप लेते हो या देते हो, दोनों एग्जेम्प्टेड होता है। तो बाय और टू एग्जाम वाला जो सर्विसेज है ना, एग्जाम का तो डर है ही है, तो ऐसे ही एग्जाम्शन दे दिया। उसके बाद बोला कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को खाना पीना मिलेगा, लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं देगा, ये खाना पीना जो है कोई और दे रहा है। अब मान लीजिए कि मेरी कैंटीन है और मैं खाना पीना जो दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दे रहा हूं। मेरी कैंटीन है, मैंने बोला कि मैं बाहर वाले को बेचता ही नहीं हूं, मैं तो विद्यार्थियों के लिए खाना बनाता हूं, यार तुम कैसे मेरे से जीएसटी मांग रहे हो। तो बोला कि क्या तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नहीं हो। इसका मतलब आप कौन हो, कैटरर हो। इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर कैटरर हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो, तो आपको जीएसटी लगेगा। अच्छा जीएसटी लगेगा मुझे, लेकिन वो खाने वाले तो मेरे कॉलेज वाले हैं, बच्चे लोग हैं, फैकल्टी लोग हैं, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो, दूसरे हो। इसका मतलब जीएसटी लगेगा। जीएसटी 5% के रेट से लगता है बिना आईटीसी लिए हुए। आईटीसी नहीं लेगा तो 5% मेरे को लगेगा और लूंगा तो 12% का जीएसटी लगेगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देता है तो कैटरिंग हो या अदर सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एग्जाम का जो फीस होता है, एग्जाम फीस या एग्जाम कंडक्ट कराने का जो पैसा होता है, लेना देना दोनों एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। यहां तक की बात हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देता है तो यहां पर बात करते हैं कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं। अभिनव झा सीए क्लासेस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में मैं फॉल करता हूं। ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में मैं फॉल करता हूं। अब क्या होता है कि आपकी एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई साहब एक काम करो, आप अपनी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ना मेरे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो है, लेकिन ये केवल प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक है, ध्यान रहे। ये जो मैं अभी 3 चीजों की बात करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा, कैटरिंग की बात करूंगा और सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग की बात करूंगा, ये केवल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक एग्जेम्प्टेड है। हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक एग्जेम्प्टेड है। अब जहां तक ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्लीनिंग या हाउसकीपिंग वाला जो है ना, वो बाकियों को नहीं है, केवल स्कूल, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक को। तो मेरा एक स्कूल है या प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट है, ठीक है। अभिनव झा सीए क्लासेस एक प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक की सर्विसेज देता है। अब मेरे को आपसे ट्रांसपोर्ट सर्विस लेना है, क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को आप कैरी करके दो। तो आपको जो मैंने पैसा दिया ना कंसिडरेशन बदले में, तो वो कंसिडरेशन आपके हैंड में एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपको जो मैंने पैसा दिया उस पर एग्जेम्प्टेड होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अब जहां तक बात करते हैं कि मेरा स्कूल है, उसमें खाना भी मिलता है, ठीक है, कैटरिंग का खाना भी मिलता है मिड डे मील के तहत स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, लेकिन वो स्कीम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के द्वारा चलाया गया हो या उनके द्वारा अप्रूव्ड हो।
सरकारी मिड डे मील के तहत, सरकारी स्कीम के तहत कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सरकारी स्कीम अप्रूव्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड है, या फिर वही लोग देते हैं, सरकार लोग ही देते हैं मेरे स्कूल में खाना पीना स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को। ठीक है, अब यानी कि बात होती है कि ये कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, तो अब जाहिर सी बात है कि मैं सरकारी स्कूल हूं, अब तो आपका प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट तक जो मैं सर्विस लेता हूं वो एग्जेम्प्टेड है। फिर साफ सफाई, सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग का जो सर्विस भी जो लेता हूं ना मैं प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तक, तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है। तो यहां तक की बात जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। अब जहां तक बात करते हैं कि आप मेरे स्कूल में आकर जो है सीए इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम लेते हैं तो मेरे को पैसे देते हैं, तो वो तो एग्जाम्प्ट है ही। मेरे स्कूल का जब एग्जाम होता है ना, वो मैं भले ही मेरा सरकारी स्कूल है फिर भी मैं डीएवी के स्कूल में जाकर जो एग्जाम कंडक्ट करवाता हूं। अब डीएवी वाले को जो मैंने पैसा दिया वो भी एग्जेम्प्टेड है। मेरे यहाँ एग्जाम हुआ डीएवी वालों का, उसको मैंने पैसा दिया वो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन एग्जाम के लिए हायर सेकेंडरी और प्री स्कूल तक का कंडीशन नहीं, एग्जाम किसी का भी हो, एग्जाम होता है किसी का भी हो, बच्चों का एग्जाम भी उसको टफ लगता है, सीए वालों को भी उसका एग्जाम टफ लगता है, मेडिकल वालों को भी उसका एग्जाम टफ लगता है। ठीक है, आसान हो या कठिन हो एग्जाम होता है। तो एडमिशन करना या कंडक्ट करना या एंट्रेंस फीस लेना एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ये सारे के सारे जो है लेना और देना, ये दोनों सर्विस एग्जाम के रिलेटेड एग्जाम है सबको। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग बोला ना, वो केवल प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट वालों को। ठीक है, ये बात जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब जहां तक बात करते हैं कि एजुकेशन जर्नल या पीरियोडिकल का सप्लाई होता है, अपने ऑफिस में आप देखते हो कि आपको एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल का सप्लाई होता है। अब यहां पर बात करते हैं ये प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल ये वालों के लिए नहीं है, या फिर आपका एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वालों के लिए नहीं है। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स जो क्या होता है वो हम लोग बाद में जानेंगे। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स या फिर स्कूल वालों को, या हायर सेकेंडरी स्कूल वाले हैं या प्री स्कूल वाले हैं या इक्विवेलेंट वाले हैं, उन लोगों को जर्नल लेके क्या करोगे, पीरियोडिकल का सप्लाई लेके क्या करोगे। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहां पर एग्जेम्प्टेड होता है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये डिफाइंड है, ऐसा नहीं किसी को भी आप बोल दो भैया पढ़ाई लिखाई चीजें करते हो, पैसा कमाते हो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हर एजुकेशन सेक्टर को जीएसटी में माफीनामा नहीं दिया गया है, एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, किसी को दिया गया है, किसी को दिया गया है। अब तो ये बात रही हमारी कि भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, केवल ये बाकी रह गया। पूरी रामायण सुना दी पर सीता कौन है वो बताया ही नहीं, सीता के बारे में जानकारी ही नहीं दी, वो बाद में हम करेंगे। अभी भी सीता के बारे में जानकारी मैं नहीं दूंगा, अभी मैं राम के बारे में जानकारी दूंगा। राम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो आईआईटी है जिसको आप फेमस नाम से पुकारते हो आईआईटी दिल्ली। अब ये जो आईआईटी दिल्ली है, जैसा कि आपने 3 इडियट्स वगैरह देखा है, इसकी शूटिंग भी यहां पर हुई है। तो अब ये जो आईआईटी दिल्ली हौज खास में आप जो है देखते हो, अब यहां पर बात करते हैं कि ये आईआईटी का जो एग्जम्पशन किसको मिलेगा। पहले बहुत सारा कंडीशन था, लेकिन अब जब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली एंट्री में इसको डाला गया ना आईआईटी को, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सर्विसेज को बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग बात करें, टू की बात नहीं करें, बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाले सर्विसेज देते हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है ना, 1 साल या उससे अधिक वाला डिग्री या डिप्लोमा, 1 साल या उससे अधिक वाला लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम उसका नाम डाला गया है, तभी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन 1 साल से कम वाला शॉर्ट ड्यूरेशन वाला एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हो या फिर नीड बेस्ड स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम हो। ठीक है, किसी क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन किसी लॉ से प्रिस्क्राइब्ड हो या नहीं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेस देन 1 ईयर टैक्स, 1 ईयर और मोर एग्जेम्प्ट। डिग्री डिप्लोमा जो कि स्पेसिफाइड बोर्ड द्वारा आईआईएम सर्विस देता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सर्विस 1 साल से अधिक वाला, 1 साल या अधिक वाला डिग्री डिप्लोमा, तो यहां पर आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो अब तक जो बातें हम लोगों ने चर्चा करी उसको मैं एक बार यहां पर समराइज करके लिखता हूं, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने यहां पर देखा एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये आपका एंट्री नंबर 66 है, क्योंकि इस एंट्री में काफी बदलाव और काफी कंफ्यूजन होता है, इसकी वजह से एंट्री के साथ अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहां पर हम लोगों ने बात की बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यहां पर आता है सबसे पहले दिमाग में स्टूडेंट
फैकल्टी और स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, इनको सर्विस देते हो ना, चाहे खाने पीने का सर्विस दो, आपका कैटरिंग हो, अदर हो, नो टैक्स, नो टैक्स। लेकिन ये कैटरिंग जो है नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन में टैक्स की बात आ गई, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक बात आते हैं एंट्रेंस फीस लेकर, आप जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, एंट्रेंस फीस एग्जाम कंडक्ट, तो ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्प्ट मतलब कट दिया, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पर बात आती है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। टू, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस लेते हैं तो यहां पर हम लोगों ने कई कैटेगरी बांटी। पहला हम लोगों ने बात की ट्रांसपोर्ट की, ये भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैटरिंग की बात की, कैटरिंग में इंक्लूड होगा मिड डे मील, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी द्वारा या उसके द्वारा अप्रूव्ड हो। उसके बाद सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी क्लीन हाउसकीपिंग, ये जो सर्विसेज है ना, ये प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट को केवल आपका टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये टैक्स नहीं लगेगा प्री स्कूल वालों को। फिर जहां तक बात करते हैं एडमिशन और कंडक्ट एग्जाम, ये एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं एनी को एग्जाम्प्ट है, चाहे वो प्री स्कूल हो या नहीं हो। फिर हम लोगों ने बात करी थी किसकी, तो जो जर्नल की बात करी थी, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल का सप्लाई, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल का सप्लाई। इस परिस्थिति में यहां पर क्या होता है ना, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियोडिकल का सप्लाई करना, ये सब एचएससी वालों को नहीं, हाई स्कूल वालों को नहीं, प्री स्कूल वालों को नहीं, प्री स्कूल वाले हायर स्कूल वाले को हमने यहां पर काट दिया लिख के। उसके बाद जो है आपका एक और था आपका अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, ये क्या होता है हम लोग बाद में जानेंगे। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वाले को नहीं, बाकी अदर को एग्जाम्प्ट, अदर को एग्जाम्प्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था 1 ईयर और मोर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, स्पेसिफाइड बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड, तो यहां पर एग्जाम्प्ट होगा, नो जीएसटी, ठीक है। लेकिन आपका लेस देन 1 ईयर है तो भले ही किसी रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो, यहां पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसान लगा होगा और बड़े आसानी से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है यूट्यूब पे कमेंट करो। यूट्यूब पे कमेंट करते हो ना तो उससे क्या होता है ना कि इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो यूट्यूब पर कमेंट करोगे, ठीक है, हमारे चैनल पे जाके अभिनव झा DTN IDT पे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है बड़ा गंभीर मामला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्पशन तो हम लोगों ने देख ली, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते किसको है, ये बड़ा कठिन काम है। ये सीता कौन है इनको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक तो आ गया आपका प्री स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, जो कि अब तक हम लोगों ने चर्चा करी थी, प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। इन लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इन लोगों को कैटरिंग सर्विसेज जो इंक्लूडिंग मिड डे मील, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग सर्विसेज एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। इन लोगों को कोई अगर सर्विस देता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। ये लोग अगर किसी को सर्विस देते हैं स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को या फिर एंट्रेंस फीस जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, तो ये एग्जाम्प्ट होगा। इन लोगों की तो बात क्लियर हो गई प्री स्कूल वाले का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्री स्कूल जो है आपका सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड से केवल जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, CBIC वगैरह सब हो जाएगा इसमें, प्री स्कूल में इतना सोचना नहीं है। फिर दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, सेकंड वाला आता है इसमें जो क्वालिफिकेशन, एक मिनट, दूसरा आता है लॉ रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन देने वाला, लॉ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन देने वाला, ठीक है। लॉ रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन देने वाला जो किसी भी लॉ के जो इंडियन एक्ट के तहत जो बोलेगा, ठीक है, कि ये क्वालिफिकेशन जो है रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो आपका आ गया। तीसरी बात आती है, मेन बात है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स का एजुकेशन देने वाला, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, अप्रूव्ड वोकेशनल
कोर्स। अब ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स को समझना पड़ेगा कि ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स क्या होता है। एक तरह का बोलो ना, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई वगैरह होते हैं ना, आईटीआई वगैरह की बातें होती हैं, ठीक है, आईटीआई वगैरह की बातें होती है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं कि 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हो, 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली बात तो हम लोगों ने सीधे देख ली कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का मतलब क्या हो गया, जो आईटीआई जो आप लोग देखते हो कि ना, जो मशीन वशीन ठीक करवाना, कंप्यूटर रिपेयर करवाना, मोबाइल रिपेयरिंग, ये सब जो है इंस्टीट्यूट करवाती है, तो उसको बोला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अप्रूव्ड, जो आईटीआई का जो सर्विस होता है ना, तो आपका अप्रूव्ड है, लेकिन तब जब डेजिग्नेटेड ट्रेड रिलेटेड स्पेसिफाइड एक्ट के तहत सर्विस देता है। एक स्पेसिफाइड एक्ट है, उसमें लिखा गया है कि ये सब चीजें आईटीआई में आप सिखाते हो, ठीक है। स्पेसिफाइड एक्ट में लिखा गया है आप क्या सिखाते हो, इसमें आप जो है जो मशीन रिपेयर करना सिखाते हो, कंप्यूटर रिपेयर करना सिखाते हो, सिलाई मशीन जो है वो चलाना और रिपेयर करना सिखाते हो, या फिर जो है आपका गाड़ी वगैरह जो होता है ना, बाइक वगैरह जो है वो रिपेयरिंग सिखाते हो, ठीक है। वो सब बात अलग है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये कोर्स आ जाएगा आईटीआई वाला। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो आईटीआई अगर है प्राइवेट वाले हैं, मान लीजिए आप प्राइवेट आईटीआई खोलते हो और आप ट्रेनिंग करवाते हो, ठीक है, ये प्राइवेट आईटीआई वाले का एग्जेम्प्टेड है। तो बोला कि अगर जो डेजिग्नेटेड ट्रेड स्पेसिफाइड एक्ट वाला है ना, तो ही एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन अदर करवाते हो ना, जो इसमें डेजिग्नेटेड एक्ट में नहीं लिखा गया है, तो एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो ये प्राइवेट को भी एग्जेम्पशन देने के लिए बोला गया है सर्कुलर, एक 2018 का सर्कुलर था, उसने बताया आपको कि प्राइवेट वाले को भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो अगर आपका ये चीज है, तो दूसरी बात होती है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, अगर मान लीजिए कि जो आपका रिलेटेड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आप अगर आप चलाते हो, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आप चलाते हो। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर जो है ना आपका अप्रूव्ड है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। ये एनसीवीटी एससीवीटी क्या होता है, ठीक है। तो एनसीवीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग को एससीवीटी बोलेंगे, अगर यहां पर स्टेट हो जाएगा तो ये एससीवीटी हो जाएगा। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी से अगर मान लीजिए आपका अप्रूव्ड है, और स्पेसिफाइड एक्ट, यानी कि ये जो स्पेसिफाइड एक्ट यहां पर भी वर्ड यूज हो जाएगा, वो वाली ट्रेनिंग करवाता है। तो उसके बाद मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स, स्किल सिखाते हो आप, मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स, ठीक है। तो जैसे आपका देख सकते हो आंगनवाड़ी सब में जो सिखाया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या बोलते हैं कि आप जो है सिलाई विलाई सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह वगैरह, मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स, मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स। ये जो मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स अगर अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी है, एनसीवीटी अप्रूव्ड है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर होती है, या फिर रन बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री का, स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री का डायरेक्टर जनरल जो है वो आपका रन करता है। तो मॉड्यूलर इंप्लॉयबल स्किल कोर्स जो है आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया आपका, जो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में हमने देखा। अब चौथे पॉइंट की जब बात करते हैं, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड एजुकेशन कोर्स। अब आपका जो इतना सारा अप्रूव्ड एजुकेशन कोर्स देखा ना, उसका एज ए पार्ट, उसका एज ए पार्ट यानी कि इंसुलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी सिखाते हो। तो उस सिचुएशन में जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, बाइक रिपेयर करना एक जगह सिखाया जाता है, बाइक रिपेयर करना जो है ना, इंजन रिपेयर करना आपको सिखाया जाता है, लेकिन इंजन को फिट कैसे करते हैं उसके लिए रिलेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ उसका सिस्टर कंसर्न देता है, तो वो सिस्टर कंसर्न का भी सर्विस एग्जम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आपने देखी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कहानी में आपको उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने बारीकी से तोड़ तोड़ कर बताया है आपको, ठीक है, तो वो समझ में आया होगा। तो एजुकेशनल जो ट्रेनिंग में हम लोगों ने बहुत सारी कहानी देखी, जिसमें आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो देखा, उसमें प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट तो आता ही है, क्वालिफिकेशन जो किसी भी लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स आता है। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स में क्या क्या आता है, एक आपका ITI आता है जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हो, या फिर आपका
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर अगर एनसीवीटी या एससीवीटी से अप्रूव्ड है वो आ गया, या मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अगर अप्रूव्ड हुआ एनसीवीटी है, केवल एनसीवीटी जो यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया गया है वो केवल एनसीवीटी के द्वारा दिया गया, या डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री रन करता है, या आपका एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्स है, उसका पार्ट है। तो फिर आपने देखा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ठीक है, बाई वाला जो है सर्विस, बाई मतलब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विस दिया इन लोगों ने वो एग्जाम्प्ट होगा, भले ही कैंटीन और अदर सर्विसेज दे। एग्जाम की सर्विसेज तो एवे ही एग्जाम्प्ट होती ही है। फिर जहां तक बात करते हैं टू, मतलब मैंने लिया, तो अगर मैं स्कूल हूं, प्री स्कूल या फिर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल या इक्विवेलेंट हूं, तो ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग, मिड डे मील, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग ये सारे एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। स्कूल को अगर मैं कोई भी संस्था हूं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मैं लेकिन फॉल करना चाहिए तो एग्जाम कंडक्ट वाला सारा सर्विसेज। फिर जहां तक बात करते हैं स्कूल को छोड़कर मैं कोई भी हूं, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को छोड़कर मैं कोई भी हूं चलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल सप्लाई मेरे को एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर स्कूल नहीं हो तो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हूं तो जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम होंगे, एक साल या उससे ज्यादा वाला डिग्री या डिप्लोमा स्पेसिफाइड बोर्ड के, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो है लेस देन 1 ईयर वाले जो है सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पूरी कहानी संपन्न की। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आया होगा।